डिफाइन किया था हमने व्हाट इज विस्कोसिटी। कितने लोगों को याद है विस्कोसिटी क्या होती थी? वन टू थ्री, ओके, काउंटिंग इज इंक्रीजिंग, वाओ, अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। चलो तो एक साथ मिलकर के मेरे को बता दो, था क्या वो? क्या वो कोई ऐसा, क्या है क्या वो? डिफाइन नहीं करना है पहले तो, रिमेंबर दैट। वो The है क्या? property of प्रॉपर्टी। fluid. किसकी? मेरी है? अच्छा, फ्लूइड बोल दिया, गुड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया। क्या होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से? Opposing force between two forces which are in relative motion. बहुत बढ़िया। दो लेयर्स जब रिलेटिव मोशन में आती है तो क्या लगता है? एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, और इसी को हमने बोला हुआ है विस्कोसिटी। बहुत बढ़िया। और ये जो फोर्स है, उस फोर्स का ही नाम हमने क्या दिया हुआ है? विस्कस ड्रैग। वो जो अपोजिंग फोर्स लग रहा था उसका नाम हमने दिया हुआ है विस्कस ड्रैग। तो आई होप ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन के अंदर लेके गए थे, एक एक टॉपिक को हमने समझा था। मैंने आपको आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के एग्जांपल में ले जाकर के बताया था कि व्हेन यू आर कंफर्टेबल यू आर फ्री टू मूव। फिर धृति एक्सप्रेशन ऐसे दे रही है, सर सर सर, फिर से नहीं चालू करो आप। याद है पुरानी वाली बातें? क्यों धृति, नहीं याद है? अच्छा, कोई बात नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यार, अगर मैं आपको बोलता हूं कि अपने हाथों को, ये मेरा हाथ है, हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा हाथ है। मैं अपने हाथ को एयर में ऐसे ले जाकर के ऐसे ऐसे करता हूं, ठीक है? तब मेरे को ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा, ज्यादा अपोजिंग फोर्स फील होगा। वाटर में ले जाकर के ऐसे ऐसे करता हूं तब ज्यादा फील होगा, या हनी के अंदर ले जाकर के ऐसे यूं शेक करता हूं हैंड तब ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा? हनी सर। Honey. हनी। अबे यार, फिर ये तुम लोग ये हनी सर, इधर कोई हनी सर नहीं है। सर हनी। फिर तू सर हनी हनी सर, ये क्या चला रहे हो तुम लोग यार? उल्टा पुल्टा नहीं करो यार काम। अच्छा, फ्रिक्शन हनी में ज्यादा फील होगा, हाँ अभी सही है यार, मेरे को अभी लाइट हुआ। ठीक है। सो सो यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो आपको बताती है, विस्कोसिटी एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए आपको ये डिटरमाइन करके देती है कि किसमें आपको जो विस्कस फोर्स है वो ज्यादा मिलने वाला है। So if I'm talking about three things, one is air, second is water and third is honey, तो इसमें सबसे ज्यादा विस्कस फोर्स मुझे कहाँ मिलेगा? हनी के अंदर। यानी कि सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है? हनी की है। क्लियर है क्या? लेकिन जब इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिफाइन करने जाते हैं तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन। ये जो coefficient of viscosity है, that is represented by eta. That is represented by eta. This symbol is known as eta. ETA. Expected time of arrival. ऐसा नहीं है, eta बोलते हैं इसको हम। अभी मेरे को इसका नाम ज्यादा याद नहीं होता था शुरू शुरू में, तो आई वॉज लाइक एन की टांग पकड़ के घसीट देते हैं अपन, एन की टांग को घसीटा तो बन गया ईटा। ओके, सो दिस इज ईटा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shear stress to strain rate. So the ratio of shear stress to strain rate is what we call as coefficient of viscosity. बात समझ में आई? ये क्या है coefficient of viscosity? It is the ratio of two things. One is shear stress and second is strain rate. यार, स्ट्रेस तो तुमने पढ़ रखा हुआ है, shear stress तुमने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है? shear stress, बिल्कुल प्रीत, आई एम कमिंग टू दैट। shear stress तो आपने पढ़ रखा हुआ है, that is the force acting per unit area, ठीक है? और ज्यादा इसके डिटेल में हम जाए तो that was restoring force acting per unit
सर आप म्यूट हो गए हो। क्या हुआ ये? Okay. So shear stress was defined as the normal force per unit area. ये हमारे पास shear stress का फॉर्मूला था. एक नया टर्म आपके पास आ रहा है, स्ट्रेन रेट. टोटली न्यू टर्म है, लेकिन इसका एक पार्ट तो आप जानते हो जिसको आप बोलते हो स्ट्रेन. किसी को याद है क्या व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन? क्या डेफिनेशन थी स्ट्रेन की? स्ट्रेन को डिफाइन करते टाइम आपने लिखा हुआ था चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट? So change in dimension divided by original dimension. ये है हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला. बट क्या हम शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले रहे हैं? आंसर इज नो. वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट. स्ट्रेन रेट का रेशियो हमको लेना है. अब यार ये रेट कैसे निकाला जाता है? तो आपको अगर सिंपल सा भी फिजिक्स का फंडा पता है तो जस्ट टाइम से अगर हम किसी चीज को डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है, उस चीज की रेट हो जाती है. बहुत बढ़िया, थैंक यू यश, थैंक यू हर्ष. हर्ष और यश ने मुझे बताया हुआ है सर डिवाइड बाय टाइम. ओके, यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. हम इस पूरे टर्म को टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं. यहां हमने टाइम से इसको कर दिया डिवाइड. अब देखो, अगर मैं चेंज इन डायमेंशन को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओरिजिनल डायमेंशन को l से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो जस्ट लुक ओवर हियर, दिस x by t, this will be the rate of change of position, rate of change of position. और इसी को आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या नाम दिया हुआ था? One of the basic definitions of chapter 3 or kinematics, which I can say, rate of change of position is what we call as velocity represented by v, right? There are so many answers in the chat box. You all are correct. Ketvi, not velo, it's velocity. Okay, so velo she is writing, koi baat nahi. She was in hurry कि सर मेरे को आंसर दे देना है बस. Okay, so this will become v divided by l. Any doubts? किसी को दिक्कत क्या इतने पार्ट में? नहीं है. ओके, सारे हमारे बच्चे मंत्र मुग्ध हो गए हैं. सर मंत्र मुग्ध का तो पता नहीं, लेकिन ये जो बोला वो नहीं समझ में आया. So let's replace all the formulas over here. What is the shear stress? That is force per unit area. ये हमने लिख दिया F divided by A इस shear stress की जगह पे. Divided by what is strain rate? क्या है strain rate? क्या निकाला आपने इसके लिए फॉर्मूला? Velocity divided by length. So V divided by क्या हो गया? L. अब इसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है. जब इस तरीके का रेशियो हमको मिलता था तो हम इसको यहां भेज दिया करते थे और इस टर्म को यहां ले आया करते थे, राइट? बिल्कुल नमन, आई विल. नमन, अपनी क्लास में रहने का तो ऐसे टेंशन नहीं लेने का यार. देख, एक चीज ना जब तक 3 बार बोलूंगा नहीं तब तक मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक मैं नहीं अज्यूम करता हूँ तुमको आ गया है. ठीक है, तो देखो इसको आन दो यहाँ पे. So this will be F into L divided by A into V. This will be the equation for eta. ये eta का equation हो जाएगा. This is what we call as coefficient of viscosity. So फटाफट इसको recall करते हैं. चलो unmute करो अपने आप को सारे लोग. Quick, quick, quick.
किन दो चीजों का रेशियो है ये? Shear stress Shear stress और strain rate. बहुत बढ़िया। शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के रेशियो को हमने क्या नाम दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता था? बोलो बोलो बोलो। Force by area. बहुत बढ़िया। स्ट्रेन के लिए जो फॉर्मूला था, देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं स्ट्रेन रेट मैंने लिखा नहीं था। ओके, स्ट्रेन का जो अपना फॉर्मूला था वो क्या था? स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट? ये हम स्ट्रेन को डिफाइन करते थे। लेकिन मुझे चाहिए स्ट्रेन रेट, और रेट फाइंड आउट करने के लिए मैं इस टर्म को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो भाई देख ले मेरे, मैंने इसको सिर्फ टाइम से डिवाइड किया है, कोई इसके अंदर बड़ा तीर मैंने झोंका नहीं है, तेरे को डराने वाला कोई काम मैंने किया नहीं है। अब देखो, अगर चेंज इन डायमेंशन x जितना है, ओरिजिनल अगर L जितना है, तो x बाय L जो हमारे पास आया, दिस विल बी द स्ट्रेन, और उसका रेट यानी डिवाइडेड बाय आ जाएगा टाइम, एंड दिस विल गिव यू द वेलोसिटी। ये आपको वेलोसिटी बताएगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3। सो दिस टर्म विल बिकम v, इतने की जगह पर v, और डिवाइडेड बाय L तो है ही, तो v बाय L आ गया। नाउ रिप्लेस ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू F बाय A डिवाइडेड बाय v बाय L। ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, दैट इज F into L divided by A into V. That is what we call as, बोलते हैं, coefficient of viscosity. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चलो फटाफट इसका हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। बोलो फोर्स का डायमेंशन अपने को याद है क्या? MLT minus 1. तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हम चले जाते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर। ऐसा सर्च वर्च कुछ नहीं करना है, बट ये बॉक्स वाला जो मोड है, इसको मैं मतलब ये डायमेंशनल मोड के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है? दैट इक्वल्स टू फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? दैट इज m1 l1 t-2। यार लेंथ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका हो जाएगा l1 डिवाइडेड बाय एरिया। दो लेंथ का प्रोडक्ट करते हो तब आपको एरिया मिलता है, तो इट विल बी L/2। और वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, सो m0 l1 t-1, दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं? देखो, m1 यहां पर है एज इट इज, l1 तो इट विल बी l2, बट यहां का l2 ये मिलकर के एक दूसरे को खत्म करेंगे, सो वो लास्ट में हम देखते हैं l2 t-2 एज इट इज, रिप्लेस कर दिया हमने। ये वाले दोनों टर्म्स को ऊपर लेके चलो, तो ये L2 और L1 L/3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाकर के वो -3 हो जाएगा। ओके, ये -3 हो जाएगा। देन ये जो t-1 है, दैट विल गो अपसाइड एंड इट विल बिकम t+1। अरे यार -1 है, ऊपर लेके जाओगे पावर की साइन चेंज होगी, साइन चेंज होगी, -1 का क्या हो जाएगा? +1। वेदांत, आई एम कमिंग टू योर थिंग, मैं बात करता हूं आपकी इस चीज पे, ठीक है? देखो, दिस विल बी m1, l की पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + -3, एंड t की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी -2 + 1। अब यार इसको सिंप्लीफाई कर दो, योर डायमेंशनल फॉर्मूला इज योर होम। m1 l-1 t-1, चेक करो नोट्स में, मिला क्या? ओके, वेदांत, कमिंग टू योर पॉइंट, भाई मेरे, स्ट्रेन जो है ना, करेक्ट है, एकदम करेक्ट तूने बोला, स्ट्रेन जो है दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पर भैया हमने स्ट्रेन को यहां रखा ही नहीं है यार, हमने तो स्ट्रेन रेट को रखा है ना। चेक कर दू, यस और नो? और स्ट्रेन रेट को रखा है, तो ये x और ये l तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इनके डायमेंशन तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो बचा हुआ टाइम है ना, ये झमेले करवाएगा, ये पक्का बवाल करवाएगा। यानी इसके जो डायमेंशन है वो तेरे को कंसिडर करने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकता तू। छोड़ा तो यार फिर मार्क्स तेरे को बोलने पड़ेंगे, नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है? किसी को दिक्कत इसमें? हर्ष ने हैंड रेज कर रखा हुआ, हर्ष क्या हुआ भाई? अरे सर वो गलती से हो गया था।
अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, चलिए। ये जितने लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, थैंक यू सो मच इतना अच्छा काम करने के लिए। बट फिर भी आप, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछो। यस मोक्ष। सर कभी भी किसी क्वांटिटी में रेट कंसिडर करते हैं तो उसमें हर बार टाइम मतलब वैसे लेना ही पड़ेगा ना डिमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। रेट जब आप बात करते हो बच्चे, तो उस रेट का मतलब ही ये होता है कि आप उसका जो टाइम के साथ डिवीजन वाला पार्ट ही देख रहे हो, यानी कि किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आप देखना चाहते हो, और वो एनालिसिस के लिए आपको डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा फॉर श्योर। ओके सर। ओके, ठीक है। सो ये है हमारे पास इक्वेशन जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसका कोई यूनिट आएगा? चेक करो। बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का यूनिट मीटर। ये जो एरिया है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। और डिवीजन के डिवीजन वाला टर्म कहां आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ये 1 मीटर और ये 1 मीटर कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस ईटा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल रहे होते हैं। लेकिन इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है, एंड दैट नेम इज, किसी ने देखा क्या? स्पेलिंग ऐसी है, POISE, पॉइज। ठीक है, पॉइज बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको रीड करने जाओगे, प्रोनाउंस करने जाओगे, तो उस टाइम पर आप इसको पॉइज नहीं बोल सकते हो। तब आपको इसे बोलना पड़ेगा POYZ, ऐसा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। सो प्रोनाउंसिएशन विल बी POYZ, लेकिन लिखोगे POISE। क्या बोलोगे अब मेरे को बताओ, रीड क्या करोगे इसको? दर्श, दर्श बोल रहा है सर एक ही चीज को दो दो तरीके से क्यों? Okay. So this will be pronounced as poise. अब तुमको समझ आया हो नहीं आया हो, आई डोंट नो, बट ये इसको प्रोनाउंस आप करोगे poise. You know, English is very funny language. बिल्कुल दर्श, सही बोल रहा है तू। तो वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग आप देख करके अपने आप को थोड़ा ऐसा बोल सकते हो कि हाँ सर सही है, ठीक है चल जाएगा। हाँ, हर हर इंस्टेंट के ऊपर कुछ ना कुछ नई बात आ जाती है। लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, पढ़ते कुछ है, कोई बात नहीं। सो ये था हमारे पास विस्कोसिटी की पूरी कहानी। वन पॉइज इक्वल टू, वन पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, 1 पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको याद हो 1 न्यूटन इक्वल टू आप क्या लिखते थे? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ? ऐसे ही यहां पर भी आपको 1 पॉइज इक्वल टू क्या लिखना है? 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सो पॉइज इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और पूरी कहानी ये रही। किसी को भी इतने पार्ट में कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बताओ, है क्या किसी को कोई इश्यू? ओके, सो थम्स अप दे दो तो पता चले कि नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ मैं मूव कर सकता हूं। यार ऐसा नहीं करो, या तो थम्स अप दे दो या तो डाउट पूछ लो। अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो। ठीक है, ओके। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, यस, ओके। So after understanding the coefficient of viscosity, now we are moving towards one very important concept जिसका नाम है स्टोक्स लॉ।
ये स्टोक्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनना बात को। एज यू नो दैट कि जब आप कभी किसी साइकिल को ड्राइव कर रहे होते हो, लाइक ये आपकी साइकिल का रियर व्हील है, ये उसका फ्रंट व्हील है, एंड ये उस साइकिल का शेप है। And here you are sitting on that. Okay. This is something what you are doing. आप एक साइकिल, ओ ये तो दबा, ये तो बंद हो गया था पूरा। ओके, सो ये इस साइकिल के ऊपर आप बैठ करके इस साइकिल को आप चला रहे हो। सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। हाँ जी बिल्कुल। सो ये वो साइकिल है जो आप ड्राइव कर रहे हो इस टाइम पे, बड़ी अजीब सी लग रही होगी, मान लो यार क्या जाता है। और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपने फील किया होगा एयर जो होती है वो एयर आपको टकरा करके ऐसे जा रही होती है, राइट? ऐसे ऐसे आप पे टक्कर खा करके जा रही होती है। होता है कि नहीं होता है? सर हमने कभी साइकिल नहीं चलाई, हमने लाइफ की स्टार्टिंग ही स्कूटी से की हुई थी। हो सकता है यार, हमने कहा ना बोला, किया हुआ है, बट अल्टीमेटली उसके अंदर भी होता तो यही है ना भाई। ओके, सो ये एयर जो होती है वो आपके ऊपर एक थ्रस्ट लगाती हुई जाती है, एक फोर्स अप्लाई करती हुई जाती है, राइट? वो फोर्स कितना होता है वो निकालना अपने लिए काफी क्रिटिकल केस होता है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है। क्योंकि जब हम बाइक को धीमे लेके जा रहे होते हैं, व्हेन वी आर ड्राइविंग आवर व्हीकल वेरी स्लो, उस टाइम पे अपने को ये एयर की स्पीड भी कैसी फील होती है? कम फील होती है। थ्रस्ट भी कैसा फील होता है? कम। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग बियॉन्ड द लिमिट्स, आप लिमिट्स के बियॉन्ड चले जाते हो, यू आर ड्राइविंग एट 150 किलोमीटर पर आवर ऑन अ बाइक, और ये अच्छी सी स्पीड पे जब आप चल रहे होते हो तो आपको फील होता होगा कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई ऐसे रपेटे दिए जा रहा है गाल के ऊपर, ले धमाधम, बहुत तेज चोट लगती है। बिलीव मी यार, मैं सही बता रहा हूँ, भरोसा करो इस बात पे। और नहीं हो तो कभी ड्राइव करके देखना बिना हेलमेट के। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके सारे बाल जो है ना वो उड़ करके पीछे चले गए हों, यानी आप पूरी तरह से गंजे हो चुके होंगे, ठीक है ना? और फिर आप ये सोचोगे कि ये कौन लेके चला गया। नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसप्लांट करवा लेना, मैंने नहीं रोका हुआ है। सो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब आप जा रहे होगे तो उस टाइम पर ये थ्रस्ट अलग लेवल पे चला जाएगा। इससे भी ज्यादा स्पीड पे जाओगे तो ये फोर्स और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स एज द स्पीड इज इंक्रीजिंग, फोर्स भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वो कम नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। दूसरा ये डिपेंड करता है, अगर मैं बंदे की बात करूं, इंसान की बात करूं, तो यार दुनिया में जितने लोग हैं ना उतने टाइप के हैं। किसी का शेप कुछ है तो किसी का शेप कुछ कैसा है, एकदम अलग ही लेवल के शेप सबके होते हैं, कोई एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं होता है। और अगर ऐसी बात को आप सच मान रहे हो तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि आप और आपके फादर, आप और आपकी मदर, अगर आप लोग भी एक साथ बैठे हो और आप एक दूसरे को कंपेयर करो, यू विल फाइंड दैट देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। काफी डिफरेंस है। सो अगर कोई बंदा थोड़ा सा फैटी है, ओके, थोड़ा थोड़ा मोटू सा है, लाइक ओके, मेरे जैसा नहीं, तो अगर वो थोड़ा सा मोटू टाइप का है तो उस टाइम पर उसका जो एरिया है जो फेस करने वाला है एयर के थ्रस्ट को, वो कुछ ज्यादा फेस करेगा कंपेयर टू अ थिनर गाय, एक पतले बंदे के कंपैरिजन में, ठीक है? सो ये शेप टू शेप क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए ये वैल्यू निकालने जाएं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स दिस इज अप्लाइंग ओवर देयर। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट शेप को सिलेक्ट कर लिया। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट शेप ऑफ द वर्ल्ड? सर ऑक्टागन। सॉरी, Spherical. ऑक्टागन। बहुत बढ़िया, स्फेरिकल।
मेरे को जो आंसर सुनना था मैंने वो सुन करके बाकी और कुछ सुना ही नहीं है, ठीक है। मेरे को स्फेरिकल सुनना था, मेरे को स्फेरिकल सुनाई पड़ गया, बात खत्म हुई। ओके, सो स्फेरिकल शेप इज द सिंपलेस्ट शेप इन द यूनिवर्स। और अगर हम एक स्फेरिकल शेप की बात करें जिसके अंदर लाइक ये अपना वो स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, ओके, ये r रेडियस वाला स्फीयर है, और ये v वेलोसिटी के साथ, ये v वेलोसिटी के साथ किसी एक विस्कस मीडियम के अंदर, ये अपने पास एक कोई विस्कस मीडियम है, दिस इज द विस्कस मीडियम। इसके आसपास ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज द विस्कस मीडियम जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, जिसकी विस्कोसिटी कितनी है, ईटा है, राइट। रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विच इज फॉलिंग, जो फॉल कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, एंड द वेलोसिटी बाय विच इट इज फॉलिंग दैट इज स्मॉल v। तो एज आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है आपको ये जो फोर्स लग रहा होता है, जो ड्रैग लग रहा होता है आपके ऊपर, ड्रैग फोर्स जिसे आप बोल रहे हो, विस्कस ड्रैग बोल रहे हो, वो क्या होने लगता है, आपको ऐसा लगता है इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ये ड्रैग फोर्स लगने लगेगा। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अच्छा दूसरी बात और कौन सी, लाइक मैंने बोला इन्हीं सारी, तो वो दूसरी बात भी सुन लो क्या है। अगर ये मीडियम जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किसी मीडियम की विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, तो सोचो एक स्टील की बॉल को आप वाटर के अंदर ऐसे गिरने दे रहे हो और हनी के अंदर गिरने दे रहे हो, किसके अंदर वो स्लो मूव करेगी, किसके अंदर वो धीमे मूव करेगी, हनी के अंदर, हनी राइट, सर। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, राइट और रॉन्ग, अरे है ना, यही तो हो रहा है। विस्कोसिटी मैंने आपको बताई थी क्या होता है, जो विस्कोसिटी था वो हमने रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया होता है, और शुरू में मैंने आपको बताया था जो मटेरियल ज्यादा ड्रैग प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा अपोज कर रहा है मोशन को, उसकी विस्कोसिटी हम ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो हनी इस केस में क्या करेगा, ज्यादा ड्रैग प्रोवाइड करेगा, ज्यादा अपोज करेगा, एंड बिकॉज इट इज अपोजिंग मोर, तो उस केस में हमारा जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल इंक्रीज। यानी कि एक फैक्टर तो हो गया कि भाई वेलोसिटी के बढ़ने पर ये ड्रैग फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बढ़ने पर भी हमारा ड्रैग फोर्स क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड फैक्टर क्या है, ये बॉल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ये बॉल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, लाइक इसका रेडियस जितना ज्यादा इंक्रीज्ड होगा उतना ज्यादा ये ड्रैग फोर्स लगेगा। सो अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ये ड्रैग फोर्स फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन सबको देखते हुए सर जॉर्ज स्टोक्स ने एक लॉ बनाया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर कोई आर रेडियस का छोटू सा स्फीयर v वेलोसिटी के साथ ईटा विस्कोसिटी वाले मीडियम के अंदर फॉल कर रहा हो, तब उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा दैट विल बी 6 पाई ईटा आर v। दिस इज द इक्वेशन। अब यार तीन चीजें तो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी थी। देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग बढ़ जाएगा, ईटा बढ़ेगा ड्रैग बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ेगा ड्रैग बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों तो ड्रैग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है ना साहेब, करते हो कि नहीं करते हो, और वही कांस्टेंट यहां पर क्या है, 6 पाई है। तो 6 पाई इज दैट कांस्टेंट, ईटा आर वी, ये हमारे ड्रैग फोर्स का इक्वेशन है। अब मेरे को बताओ ये ड्रैग फोर्स लगता किस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, मोशन की डायरेक्शन में या मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ऑपोजिट। मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, इस चीज को ऐसे टैटू करवा लो कहीं पे, लाइक सिर के ऊपर करवा लो, सबसे अच्छा है, ठीक है। सबको पता चल जाएगा कि हाँ ड्रैग फोर्स जो है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि अभी इसी लॉ का यूज करके हम एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
सो अगर वो ड्राइव करना आपको सीखना है तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो विस्कस फोर्स है ना, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं, वो एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है। और अगर वो अपोजिंग फोर्स है तो क्या मैं ये बोलूंगा कि वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बड़ा ही सन्नाटा हो गया, यस सर। साइलेंस। ओके, हार्वी, हाय। Hi, sir. हार्वी, कैन यू टेल मी ऑन विच फैक्टर्स दिस ड्रैग फोर्स डिपेंड्स? किन फैक्टर्स के ऊपर ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है? Velocity, coefficient of viscous force, and radius. गुड। स्वरा, कैन यू टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस ड्रैग फोर्स? क्या इक्वेशन आती है बच्चे? स्वरा, आर यू देयर? Okay, Dvisha is going to answer the question. Dvisha. So यहाँ पर अपने पास जो ड्रैग फोर्स की इक्वेशन बताई गई बाय सर जॉर्ज स्टोक्स, that was FD equals to 6 pi eta RV, where 6 pi is the constant, eta is the viscosity of that medium जहां से ये हमारा स्फीयर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. Again, I am telling you guys, please don't turn off your videos. सर मैं भी डूबा ही हूँ सर, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ड्रैग फोर्स की इक्वेशन जो सर जॉर्ज स्टोक्स ने हमको बताई, दैट वाज 6 पाई एटा आरवी. लेट्स इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी टर्म. सर, व्हाट इज दिस एटा? एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और ये विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट किसका है? उस मीडियम का है जिसमें से ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर एक एक टर्म का मीनिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ये आर क्या है? ये आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस है. व्हाट इज दिस वी? वी क्या है? v is the velocity by which it is coming downward. जिस velocity के साथ ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, that is represented by v. तो ये तीन टर्म्स ऐसे हैं जो समझने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 एंड पाई आर दी कांस्टेंट वैल्यूज. एंड लास्ट चीज जो जानना जरूरी है, दैट इज दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की? तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज, बताओ क्या होती है डायरेक्शन फोर्स की इसकी? बोलो भाई, बोलो. Opposite to the direction of Opposite to the direction of the falling body spherical. So it is opposite to the motion's direction. मोशन की जो भी डायरेक्शन है बच्चे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा होता है. बच्चे, आई एम सेइंग कि वेलोसिटी इंक्रीज होने से ड्रैग फोर्स इंक्रीज होता है. ड्रैग फोर्स इंक्रीज होने से वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होती है. प्लीज रिमेंबर दैट. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब ड्रैग फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा. सो अगर इसका कोई काउंटर स्टेटमेंट दे रहा है कि ड्रैग फोर्स के इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो इवेंचुअली तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी. दिया, v is the velocity of that sphere. इस स्फीयर की वेलोसिटी है जिससे वो फॉल कर रहा है, दैट इज द v. ठीक है.
Drishti, is it clear to you? Okay, good. Now make a statement. एक बहुत ही अच्छी सी एक स्टेटमेंट लिख डालो अगर आप कहीं पे नोट कर रहे हो चीजों को तो. What is terminal velocity? Derive an expression for it. This is the question. The question है. What is terminal velocity? Derive an expression for it. Terminal velocity. Important question है. Again, I am repeating the same thing जो मैंने आपको earlier बताई हुई है. Important question है. Focus करना. बहुत ही simple सा derivation है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक आपको कंफ्यूज कर सकती है इसके अंदर, तो ध्यान से सुनना. साइकिल तुम लोगों ने चलाई होगी, पक्की बात है, यस और नो? ओके. अब आपने जब साइकिल चलाई होगी तो आपने देखा होगा, आप जब पैडल मारते जाते हो तो एक कंडीशन बच्चे ऐसी आती है ना कि उसके बाद आप कितना भी पैडल लगाते जाओ, स्पीड उसकी इंक्रीज नहीं होती है. राइट? होता है ऐसा? अरे कितने लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है? एक थम्स अप दे दो, मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपने ऐसा कुछ सच में ऑब्जर्व किया है. और जिन्होंने नहीं किया हुआ है यानी उन्होंने साइकिल ही नहीं चलाई हुई है, ऐसा है? चलिए कोई बात नहीं. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आप पैडल मारते जाओ लेकिन उसके बाद भी स्पीड क्या नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन हो सकता है, क्या लगता है आपको? रीजन इज, अब उस बॉडी ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लिया है. एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिया है. ठीक है, एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी का एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी उसने अचीव कर ली है. राइट? और ये जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको हम साइकिल के केस में साइकिल की टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं. अब समझना, हम फ्लूइड के केस में टर्मिनल वेलोसिटी किसे बोलते हैं. ठीक है, देखो ये लेट से आपके पास कोई फ्लूइड का मीडियम है. ओके, एक विस्कस मीडियम है, और इस मीडियम में अगेन वही स्फीयर हमारा जो स्मॉल आर रेडियस वाला था, वो स्मॉल आर रेडियस वाला स्फीयर क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है. ओके, दिस इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम दैट. ओके, या इस विस्कस मीडियम से ऐसे फ्रीली फॉल कर रहा है. सो दिस इज द कंडीशन. ये हमारे पास कंडीशन है. ये रेड कलर की जो है वो आपके पास वो स्फेरिकल शेप का बॉडी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? डाउनवर्ड मूव करने का काम कर रहा है. चलो, अगर मैं शुरुआत में आपसे कहूं कि व्हेन इट इज एट रेस्ट, नमन आप मेरे को बता सकते हो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितना लग रहा होगा? व्हाट विल बी द ड्रैग फोर्स व्हेन इट इज इन रेस्ट? रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, ड्रैग फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. सर नमन भोली है, उसको कुछ नहीं आता. सर मैं भी डूबी हूँ. ओके, ठीक है. सो बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट था, जो स्फीयर था अपना, ये स्फीयर v वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था. इसकी रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर थी. ठीक है, अरे हाँ या ना? ओके, ये जो मटेरियल हमने यहां पर लिया हुआ है, दिस मटेरियल, यानी ये जो स्फीयर का मटेरियल है, उस स्फीयर के मटेरियल की डेंसिटी, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना भाई, इस स्फीयर के मटेरियल की डेंसिटी क्या है? रो है. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज रो.
और ये जो अगल बगल में ये जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो डैश है। सुनो बात को फिर से ध्यान से सुनना। ये जो बॉल है जिस मटेरियल से मिल करके बनी हुई है, उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है? रो। और इसके आसपास जो ये फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो डैश है। आ रही है क्या बात समझ में? अरे यस और नो? ओके, सो ये रो डैश डेंसिटी वाला जो फ्लूइड है अपना, इसी की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा। सो ईटा इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, v वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये सारा डेटा अपने पास है और हमको निकालना है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। बिफोर आई गो इनटू द डिस्कशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एक एग्जांपल इसका हम समझते हैं कि क्यों ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये सारी चीज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो तो हमसे जो क्लाउड होते हैं ना, उन क्लाउड्स की हाइट कितनी होती है? ग्राउंड से ऑलमोस्ट 2000 मीटर की हाइट होती है, राइट? ऑलमोस्ट 2000 मीटर। एक रफ एस्टिमेशन ले रहा हूं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि पक्का 2000 ही होएगा, बट एक मैं कंसिडर कर ले रहा हूं कि 2000 मीटर की हाइट है, ठीक है? अरे समझ में आई क्या इतनी बात? अब यहां से एक वाटर की ड्रॉप नीचे गिर रही है, मान लो एक वाटर की ड्रॉप यहां से फॉल कर रही है नीचे की तरफ, ओके? तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 है, v मेरे को फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल होगा, जिसको मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम कर ले रहा हूं। सो फाइनली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। इस इक्वेशन को लगाने पर ओके, सो यहां पर जब आप इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, सो जस्ट यहां से v square equals to 2000 into 2 that is 4000 into 10 that will be 40,000। अब इसका रूट निकाल के बताओ मेरे को क्या वैल्यू आ रही है? बताओ भाई, 40,000 का रूट क्या होएगा? 200, बिल्कुल करेक्ट है। सो v इक्वल्स टू आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 200 मीटर पर सेकेंड। यार सोच के देखो, 200 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको मैं किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करता हूं कितना आएगा? बताओ बताओ, किलोमीटर पर आर में इसको कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, याद है? इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता था तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। अब जब आप इसको करोगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में लेके जाना है, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और भाई मेरे 18/5 का जरा यहाँ मल्टीप्लाई करना तो, और मेरे को बताओ तो क्या आंसर आ रहा है? and the answer is v equals to 720 किलोमीटर पर आवर। ओए 55 नहीं है यार, सो 720 किलोमीटर पर आवर ये आ रही है स्पीड। और आपको नहीं बताओ तो मैं आपको बताता हूं, ये हेलीकॉप्टर के स्पीड के ऊपर जा रहा है ये वैल्यू, है ना? बहुत भयंकर स्पीड है ये। 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है और आपके सिर के ऊपर आकर के गिरती है, तो वो भले ही वाटर की ड्रॉप है, इट कैन डैमेज अ ह्यूज, बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकती है। लेकिन भगवान ने हमको इससे बचने के लिए
एक दूसरा तरीका दे रखा है हमको, इससे बचाने का एक पूरा सिस्टम बना रखा हुआ है। उन्होंने यहां क्रिएट कर रखा हुआ है एटमॉस्फेयर, ओके, और एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। एयर क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है, और वो फ्लूइड इसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, ड्रैग फोर्स अप्लाई करता है। और क्योंकि ये ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इस ड्रैग फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस ड्रैग फोर्स, यू विल नॉट बिलीव, ये जो 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, ये कन्वर्ट हो जाती है 5 to 10 मीटर पर सेकेंड में। ओ भाई, और इतनी जो कम स्पीड है, इसके सामने हम सस्टेन कर सकते हैं, इजिली बचे हुए रह सकते हैं। कहां ये 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड और कहां ये 5 to 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बहुत बड़ा डैमेज होने से ये हमको बचाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा होता कि हर रेन वाले सीजन के अंदर आपको घर से निकलना गवर्नमेंट बैन कर देती, आप घर से निकल ही नहीं सकते, ओके, छुट्टियां चल रही होती। और ये सुन के तो हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि वाह, छुट्टियां चल रही होती सर, सर सर, कितनी अच्छी बात है। बट नहीं होता है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फिनोमेना लग रहा होता है। तो चलो इस चीज को समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये फ्रीली फॉल करना चालू करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी क्या करेगा, इसको पुल करने का काम करेगा। बोलिए मोक्ष साहिब। सर यस। सर जो आपने डायग्रामेटिकली जो ड्रैग फोर्स समझा सर, वो फिर से बता सकते हो? कौन सा वाला, ये नहीं, वो राइट साइड वाला, ये वाला। जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, हाँ वो वाला। ये इसमें तो मैंने ड्रैग फोर्स का ही नाम लिया ही नहीं यार। इसमें तो मैंने तेरे को मतलब सिर्फ ये लेफ्ट बता साइड दिया होगा, ही हाँ सर। कि जब ऑब्जेक्ट अपनी फ्री फॉल कर रही है 2000 मीटर की हाइट से, तो उस जी टाइम सर। पर जब वो नीचे तक पहुंचेगी ना, ग्राउंड तक, तो उसकी वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी होगी, और ये अपना माथा फोड़ सकता है, भरोसा कर मेरी बात को। इसका मतलब है हैमर तेरे सिर पे मैं मार रहा हूँ, इतना भयंकर हो जाएगा ये वेलोसिटी, तो अच्छा, ओके। जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा इस कंडीशन में। तो अगर ऐसा नहीं होने देना हो, तब अपने को ये ड्रैग फोर्स बचाने का काम करता है, इन सारी चीजों से बचाने का काम करता है ड्रैग फोर्स, राइट। क्लियर सर। ओके, सेकंड डाउट इज फ्रॉम प्रीत। हाँ जी प्रीत, बोली। सर ये हमने वेलोसिटी निकाली ड्रॉप की, जी। मतलब ये जो भी अगर एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में भी हो और प्रेजेंट में भी हो, ये ग्राउंड के टच करने के लास्ट सेकंड की होगी ना? जस्ट एकदम जैसे वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला हुआ। अब प्रीत, इसमें तो ऐसा भी समझ कि अगर एक बंदे की हाइट 2 मीटर की है, ठीक है, इफ अ पर्सन की लेंथ जो है वो 2 मीटर की है, तो इसमें तो 2 डिक्रीज कर दे, 1998 आएगा, अराउंड 2000 ही हुआ ना, तो उससे उससे ये वैल्यू के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट उसको ये हिट करेगी 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और इतनी स्पीड यार क्या डैमेज करेगी, बहुत भयंकर डैमेज करेगी, बुलेट से भी ज्यादा स्पीड है। बुलेट इन द सेंस वो वाली बुलेट, टच क्या, ऐसी वाली बुलेट हो। यस। तो चलिए अब हम डिटरमाइन करते हैं इस टर्मिनल वेलोसिटी का। ओके, एक और डाउट है। नो, नोबडी इज देयर, ठीक है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब हम ये जो डेरिवेशन है इसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो देखो क्या होगा, ग्रेविटी इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट फोर्स विल बी रिटन एज मास टाइम्स ग्रेविटी। मेरे को बताओ ये मास किसका है, मास किसका है, ऑब्जेक्ट का, कि ये जो आसपास का फ्लूइड है उसका, ऑब्जेक्ट का, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का मास है, ओके। ये एक बात हो गई। अब मोशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स। बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स कहां लगेगा, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो मैं शो कर रहा हूं, दैट इज द ड्रैग फोर्स,
जिसको मैं एफ डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट? ड्रैग फोर्स एफ डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब समझना, इसके अलावा इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर आप एंटर करा देते हो, किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हो, तो उसके ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। एंड वो जो बॉयंट फोर्स है वो इक्वल होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, राइट? तो यहां पर कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा होगा? तो वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको मैं m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि m डैश जितना फ्लूइड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। और मेरे को ये बताओ, ये बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड कि अपवर्ड? अपवर्ड होगी, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो है, ये फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास चैट बॉक्स में आंसर मिल चुका है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द बॉयंट फोर्स, जिसको मैं एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एफ सफिक्स में बी। सो दिस इज द बॉयंट फोर्स, दिस इज द ड्रैग फोर्स, और ये ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देयर विल बी नो नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स नहीं होगा, राइट है? अरे यार, फर्स्ट लॉ क्या था? एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, राइट? तो यहां पर भी सेम चीज हो रही है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब जितने टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कैन आई राइट दैट mg इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स प्लस एफ बी? क्या लिख सकते हैं ऐसा? mg इज द डाउनवर्ड फोर्स, एफ डी इज द ड्रैग फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ बी इज द बॉयंट फोर्स जो अगेन कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उस टाइम पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बिकम जीरो, और उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम कांस्टेंट। फेशियल एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो आपको समझ में आया, थम्स अप देके आप बता सकते हो समझ में आया। और अगर फिर भी डाउट लगता है कहीं पर तो जस्ट ओके, एक मेरे को चैट बॉक्स में आ गया, ठीक है, गुड गुड। हाँ जी प्रीत, बच्चे, बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस अगेन, आई जस्ट want to ask you one thing. Can you tell me what is the first law of motion? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब उस स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। नाउ इन द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि ये स्पीड बदल नहीं रही है। स्पीड बदल नहीं रही है यानी कि नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन का मतलब है नो नेट फोर्स। और अगर बच्चे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये है जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स चेक करो क्या है? mg दैट इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स कौन से हैं? fd और fb। fd इज द ड्रैग फोर्स और fb क्या है? बॉयंट फोर्स है। ओके ओके, so आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कि mg इक्वल्स टू fd प्लस fb, आपको ऐसा नोट करके लिखना है mg कहां लग रहा है? इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। fd इज द ड्रैग फोर्स, ओके, fb इज द बॉयंट फोर्स। ऐसा आपको अलग से लिख के फिर ये लाइन लिखना है, ठीक है? लास्ट जो आप लोगों का पेपर चेक हुआ उसके अंदर मैंने देखा था कि सो मेनी स्टूडेंट्स वर राइटिंग थिंग्स विदाउट राइटिंग द कंसिडरेशंस। दैट इज नॉट द फेयर प्रैक्टिस। आई रिपीट, वो एक फेयर प्रैक्टिस नहीं है
प्लीज कोई भी डेरिवेशन आप स्टार्ट करो तो उसके कंसिडरेशंस लिख दो कि भाई तुमने कंसिडर क्या कर रखा है। वो डिराइव करते चले जाते हो, लास्ट में एक्सप्रेशन लाके रख देते हो, मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कंसिडर तुमने किया क्या हुआ है यार। जब मुझे ये नहीं पता होगा कि तुमने कंसिडर क्या किया हुआ है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या डिराइव कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू दैट। कॉपीज के अंदर जब आप लिख रहे हो तो टेक दैट सीरियसली, और उसमें एक एक कंसिडरेशन बहुत एम्फेसाइज करके लिखो। दो चीजें उससे होने वाली है, एक तो लेंथ बढ़ जाएगी आपके आंसर की, जो रिक्वायर्ड एक प्रॉपर्टी है कि अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा नहीं कि 3 लाइन में आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा वो 5 मार्क वाली इज्जत देनी पड़ेगी ना दोस्त उसको, तो थोड़ा सा एलोंगेटेड वे में होना चाहिए। तो वो कंसिडरेशन एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस mg इक्वल्स टू fd प्लस fb, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जरा देखते हैं डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल, जिसको हमने रो बोला हुआ था, इट विल बी रो इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लिख सकते हैं क्या ऐसा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एंड अगर यहां से मैं मास को सब्जेक्ट बनाऊं, सो इट विल बी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनटू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये शेप स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम आपने 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। इसका इक्वेशन होता है 4 डिवाइडेड बाय 3 रो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। राइट, अगर मैं कहीं गलत हूं तो यू कैन ऑब्जेक्ट, आप हैंड रेज करके मेरे को शो कर सकते हो कि हाँ सर गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे। सो दिस मास, ये जो मास है, दैट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, m इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। और यहां पर जो बॉइंट फोर्स है, दिस बॉइंट फोर्स, इसके लिए जो मास मुझे निकालना है, जिसको मैं m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू जितना वॉल्यूम है। अरे यस और नो? अब तुम एक चीज देख के इसमें सरप्राइज हो रहे होगे कि सर यहां पर आपने रो डैश लिखा हुआ है, और यहां पर आपने वी लिखा है, और यहां पर भी वी लिखा है, क्या ये वी डैश नहीं होगा? माय आंसर विल बी नो, वी डैश नहीं होगा। क्योंकि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना बॉइंट फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, वो इसके वॉल्यूम के जितना ही, इसके वॉल्यूम जितना ही वॉल्यूम फ्लूइड का क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, उतना ही इस डिस्प्लेस्ड पार्ट का वॉल्यूम होगा। हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा? इक्वल। अगर इसका वॉल्यूम v है तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का भी वॉल्यूम क्या होगा? v। बट इसकी डेंसिटी अलग थी, जिसको मैंने रो डैश दिया हुआ था। सो m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो डैश इंटू v। तो इसमें भी सिंपल हम वही इक्वेशन अप्लाई कर दे रहे हैं। रो डैश हमारा बाहर है, v की जगह पे 4/3 pi r cube, because this v is equal to the volume of the sphere and volume of the sphere is 4/3 pi r cube। तो ये हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया। डाउट किसी को? ओके, नाउ ड्रैग फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो दिस ड्रैग फोर्स का तो इक्वेशन फिक्स है, and that equation is 6 pi eta r into v। This v is not the volume, be careful, this is the velocity। ये क्या है? वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर v लिखा हुआ है, यहां पर v लिखा हुआ है, बट ये सारे v मैंने अब सब्स्टिट्यूट कर दिए हुए हैं, सो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। ये जो v है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर की वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। ओके, बॉइंट फोर्स फाइंड आउट करो कितना होगा। fd मिल चुका है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये मिल चुका है, अब सिर्फ fb बाकी है, बॉइंट फोर्स। सो fb इक्वल्स टू डिस्प्लेस्ड वाले फ्लूइड का मास, दैट इज m डैश, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज g। सो दिस विल बी इक्वल टू m डैश टाइम्स g। ये हमारा fb का वैल्यू हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में इन सभी वैल्यूज को ले चल के रख दो। सो देखना, mg इक्वल्स टू fd की जगह पर 6 पाई ईटा rv प्लस
एफ बी की जगह पर एम डैश टाइम्स क्या आ गया, जी आ गया, राइट। फ्रॉम हियर 6 पाई ईटा आर वी, इसको हम एक तरफ रख रहे हैं और ये वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। सो दिस विल बी m माइनस एम डैश टाइम्स क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। देखो mg माइनस एम डैश g, दोनों में g कॉमन है, g हमने बाहर निकाल दिया। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू m माइनस एम डैश टाइम्स g। नाउ you have to find out the equation for velocity, v की इक्वेशन तुमको फाइंड आउट करनी है। So we will come to that. m की वैल्यू क्या है, बिफोर m की वैल्यू हम लिखते हैं। m की वैल्यू क्या है, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रिप्लेस कर दो। सो इट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस m डैश की वैल्यू वो आपने यहां फाइंड आउट कर रखी थी, एंड दैट वाज रो डैश 4/3 पाई आर क्यूब, और इन सब के मल्टीप्लिकेशन में क्या था, g था। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 6 पाई ईटा आर वी, दैट इक्वल्स टू ये इतना पूरा पार्ट। अगर आपने नोट कर लिया है तो कैन आई टिल्ट द पेज फ्रॉम हियर, कर सकते हैं क्या? ओके, सो जो पार्ट यहां से कॉमन आ रहा है जस्ट ब्रिंग इट आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर ले लो। सो डार्क दिख रहा है, एक ही मिनट बच्चे। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू रो माइनस रो डैश, और बाहर जी तो था ही। बस अब जो फैक्टर्स इसमें से कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। पाई पाई कैंसिल हो गया, दिस एक आर और यहाँ का एक आर कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर दैट यहाँ आर क्यूब था, और एक आर अगर कैंसिल हो जाएगा तो स्टिल देयर विल बी आर स्क्वायर, वहां पे आर स्क्वायर अपना रहने वाला है। देख लो ये आर क्यूब था, आर क्यूब हमने कॉमन लिया हुआ था, एक आर कैंसिल कर दिया हुआ, लेकिन अभी यहाँ आर स्क्वायर रहेगा। ईटा और 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भेज दो, डिवाइड करेंगे। सो v इक्वल्स टू हो जाएगा 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 ईटा रो माइनस रो डैश इंटू जी। अब एक सिंपल सा काम करना है, ये 2 2s are 4 and 2 3s are 6, और यहां पे जब आप रखोगे तो दिस विल बिकम 2 r square divided by 3 into 3, that is 9 eta रो माइनस रो डैश इंटू आ जाएगा g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। So let's introduce each and every term over here. जितने भी टर्म्स हैं उनको एक बार हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। What is this R? बोलो ये R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस है जो फॉल कर रहा है, ठीक है। ये ईटा क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। This rho is density of material, density of material, okay? ये रो डैश क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये एक एक टर्म का हमने इंट्रो भी करवा दिया। v equals to 2r square upon 9 eta rho minus rho dash into g, इसमें r जो है that is the radius of the sphere, eta coefficient of viscosity उस मीडियम की है जिस मीडियम में ये फॉल कर रहा है। this is the density of fluid, ये just fluid की बात हम कर रहे हैं। ये rho क्या है? that is the density of the material। g क्या है? acceleration due to gravity है।
डाउट किसी को? यस प्रीत। सर जैसे हमने ये फ्री फॉलिंग वाला केस देखा, हाँ जी। तो सर उसमें तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन जी लग रहा है ना, तो फिर सर वेलोसिटी कांस्टेंट कभी होनी ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। किसी ने क्यों नहीं पूछा, मुझे पता नहीं चला, बट ठीक है, तूने पूछा ना, आंसर देंगे इसका। इससे पहले और किसी को कोई डाउट? हार्वी वॉज आस्किंग समथिंग, वेयर इज हार्वी? प्रीत तेरा दूसरा डाउट आ गया? अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। यस, सो वन क्वेश्चन इज देयर कि सर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो कैसे जाएगी? तो लेट मी कम टू दैट पॉइंट। देखो, एवरी सेकेंड अगर ये फ्लूइड नहीं होता, तो हर सेकेंड इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही होती? 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही होती, हाँ या ना? बिकॉज ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो अगर फ्लूइड नहीं होता तो उस टाइम पर हर सेकेंड इसकी स्पीड जो है दैट इज 9.8 मीटर से इंक्रीज हो रही होती। पहले सेकेंड में अगर 0 थी तो दूसरे सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में 19.6 एंड दैट ऑनवर्ड्स, इसी तरीके से वो इंक्रीज होती चली जाती। बट एक चीज नोट करो, जो ड्रैग फोर्स था ना मेरे भाई, इस ड्रैग फोर्स के अंदर एक इक्वेशन आ रही है 6 पाई ईटा आरवी, और ये जो v है ना वो वेलोसिटी बता रहा है। तो किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी बढ़ी तो साथ में ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे देख यार, वेलोसिटी अगर तूने 1 मीटर पर सेकेंड ले रखी है तो कुछ अलग आएगा ड्रैग फोर्स, 2 ले ली कुछ अलग आएगा, 3 ले ली कुछ अलग आया, 9.8 ले ली अलग वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स सामने बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन इस तरफ को लग रहा है, यानी ये जो एक्सेलरेशन वाला फोर्स है mg इस तरफ को लगता जा रहा है, और ये स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन इसके यस सर ये पता नहीं चला। कौन सी बात बचे? सर आपने जो अभी बोला ना कि स्पीड बढ़ेगी तो वो भी चेंज होगा। ओके देखो, ड्रैग फोर्स का इक्वेशन बताओ मेरे को तुम, क्या है? 6 पाई ईटा आरवी है। हाँ सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ड्रैग फोर्स की इक्वेशन में 6 पाई ईटा आर और ये v आता है तो वेलोसिटी के चेंज होने से ड्रैग फोर्स बदल जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अगर ग्रेविटी ने इसको पुल किया, नीचे की तरफ खींचा और वेलोसिटी को बढ़ाया, तो उस टाइम पर ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। और ड्रैग फोर्स अगर बढ़ गया तो ड्रैग फोर्स लग कहां रहा था? अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। तो ग्रेविटी ने स्पीड को बढ़ाने का काम किया और इस ड्रैग ने उसी स्पीड को क्या करने का काम किया? रिड्यूस करने का काम किया। ओके। तो एक कंडीशन ऐसा होते होते ऐसी आती है कि जब इधर का जो फोर्स है और ये जो दोनों फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। यानी ऊपर के जितने फोर्स लग रहे हैं वो, और ये जो नीचे का फोर्स लग रहा है ये, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? 0। देखो ये वेलोसिटी इंक्रीज करवाता जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ड्रैग इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट, एंड दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इटसेल्फ नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके समझ गया। प्रीत, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? ओके सर यस। सर वो आपने वो डेरिवेशन में लिखा था कि FD is equal to M dash G. I'm coming to that, don't worry. Yeah, so next doubt is कि sir buoyant force is M dash G, how it is? तो देखो, according to Archimedes principle, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम जितने फ्लूइड को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। बोलो हाँ, होता है ना ऐसा? ओके तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज v, तो इस v वॉल्यूम के ऊपर
जो जितने अमाउंट में ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, साइड करेगा, वो वॉल्यूम कितना होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल, दैट इज v। ठीक है, तो अगर मैं मास की बात करूं, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, कितने मास का फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, तो मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी डिफरेंट है, सो मास भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो m डैश इक्वल्स टू रो डैश इनटू क्या हो गया, v हो गया। हार्वी, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके, अब ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अरे यार, एक ही तो फोर्स है, वो जो ग्रेविटी है वही तो इसको भी खींचने का काम कर रहा है ना, तो इसके ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एंड बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दैम, तो ये जो एफ बी है दैट विल बी m डैश g। हार्वी, सर वो लास्ट पार्ट अभी भी नहीं समझ में आया, मतलब वो एफ बी कैसे आया? ओके, देखो, m मास की कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मेरे को बताओ। जी ये तो आंसर देना ओके, पड़ेगा। हाँ एम जी। mg लगेगा, ठीक है। अब यहां पर जो फ्लूइड आया उसका मास है m डैश, और ये अगर m डैश मास का है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, बताओ। एम डैश जी। वही तो लिखा हुआ है बच्चे, देखो। हाँ सर, बट वो बॉयंट फोर्स कैसे हुआ वो नहीं समझ। हाँ, एग्जैक्टली, ओके। तो नाउ योर क्वेश्चन इज टू स्पेसिफाइड कि इसी को हमने बॉयंट फोर्स क्यों बोला हुआ है। तो देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ना बच्चे, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है इसको, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करने का काम कर रहा होगा, एंड बिकॉज इट इज पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हम इसको बॉयंट फोर्स के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का mg के ओके सर। इक्वल ही होगा, m डैश g के इक्वल ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, इन द अपोजिट ऑफ दिस मोशन, ये मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? यस मोक्ष? यस सर, ओके। वो सर क्लियर हो गया वो। ओके, लेकिन So, सर मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि सर लाइक ऐसे जो फॉर्मूला, जो मतलब किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई भी कोएफिशिएंट या फिर कोई कांस्टेंट नंबर्स के साथ कोई भी वैल्यू है, तो सर उसके उनके डेरिवेशंस तो मतलब नहीं होते हैं ना, कि हम वो तो प्रैक्टिकली प्रूवन होता है ना। यस, और ये जो ड्रैग फोर्स का इक्वेशन है बच्चे, ये भी सर जॉर्ज स्टोक्स ने बहुत ही ज्यादा, मतलब काफी सारे प्रैक्टिकल्स करके ही प्रूव किया था, बट फिर भी अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास थी डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड थी, जिसमें आप क्या करते थे, एक क्वांटिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक ईटा के ऊपर तो ईटा की पावर a, रेडियस के ऊपर तो उसकी पावर b, वेलोसिटी तो उसकी पावर c। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो F इक्वल्स टू आएगा कांस्टेंट इनटू ईटा इनटू r इनटू v, राइट? यस सर। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, आप लास्ट में ऐसा लिखोगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज प्रूवन दैट k इक्वल्स टू हाउ मच, 6 पाई। तो यहां जब आप रख दोगे तो दिस विल बिकम 6 पाई ईटा rv, एंड दैट विल बिकम द ड्रैग फोर्स की इक्वेशन। लेकिन सर वो जो 6 पाई आया वो भी प्रैक्टिकल्स के बाद ही आया होगा ना? हाँ, मतलब पक्की बात है, वो एम्पैरिकल या प्रैक्टिकली हमने जो फाइंड आउट किया उसके थ्रू ही ये किया हुआ है, बिल्कुल। ओके, क्लियर। और ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन भी होता था, अगर आपको याद हो तो। मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम ऐसा बोलते थे उसके लिमिटेशन में, कि कांस्टेंट के बारे में अपने को पता नहीं चल पाता है, वो कहीं पे 1/2 पाई यूज होता है, कहीं पे 6 पाई यूज होता है। प्रीत ऐसे देख रहा है कि क्या बोल रहे हो सर। लेकिन डिमेंशंस में थोड़ी कांस्टेंट्स को कंसीडर करते हैं। हाँ, वही डायमेंशंस में कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगेन माय पॉइंट इज, ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की लिमिटेशंस में आता है, तो वो तो है बिल्कुल। ओके सर, क्लियर।